बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारे सामाजिक अध्याय का 10वां पाठ, जिसका नाम है कानून और सामाजिक न्याय। और इस अध्याय के तहत बच्चों हमने जो पूर्व का भाग पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि सरकार के द्वारा और न्यायालय के द्वारा या आम जनता के द्वारा लोगों को या सामान्य लोगों को कानून प्रदान करने के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। साथ में हमने विशेष प्रकार के जो मजदूरों वर्ग, उपभोक्ता वर्ग और उत्पादक वर्गों के बारे में जाना था कि किस प्रकार से समाज के अंतर्गत उनका शोषण किया जा रहा है। और इस शोषण के हमने कुछ उदाहरण भी पढ़े थे, जिसके तहत हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे देश में भोपाल गैस त्रासदी हुई और उस गैस त्रासदी से सामान्य जनता को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा और जिसका मुआवजा सामान्य जनता को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। तो बच्चों, ये भोपाल गैस जो त्रासदी थी, इसके तहत आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि इसके अंदर जो निजी कंपनी थी उसकी और साथ में सरकार की कौन कौन सी लापरवाहियां थी, जिनके कारण सामान्य मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जिनका मुआवजा आज तक भी लोग चुका रहे हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग के तहत हम ये जानेंगे कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, साथ ही समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए और मजदूरों को या आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो क्यों आवश्यक होते हैं और इन कानूनों को बनाने के साथ साथ में सरकार की और क्या जिम्मेदारी होती है जो मजदूरों के और सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम ये जानते हैं कि जो हमने भोपाल गैस त्रासदी पढ़ी थी, उस त्रासदी के आधार पर हम ये देखेंगे कि कानूनों का क्रियान्वयन करना सरकार के लिए क्यों आवश्यक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कानूनों का निर्माण आवश्यक है, उनको लागू करना आवश्यक है और उनके क्रियान्वयन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना सरकार का कार्य होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी सुरक्षा कानून बनाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है। कानून बनाने और लागू करने की जो संस्था के नाते सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए, क्योंकि हमने पहले भी शिक्षा के उदाहरण से ये जाना था कि कानूनों का निर्माण कर दिया जाता है, उन्हें लागू भी कर दिया जाता है, लेकिन बच्चों उनको व्यवहारिक रूप से अपनाया नहीं जाता है, यानी कि कानूनों का उल्लंघन हर जगह पे सामान्य रूप से देखा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे, ऐसे कौन कौन से निरीक्षण की जिम्मेदारियां होंगी सरकार की कि इन कानूनों को जो सामान्य लोगों में बिल्कुल उसकी तलहटी में सामान्य जनता के तहत इन कानूनों का पूरी तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। तो ये जिम्मेदारी है किसकी? सरकार की, यानी कि सरकार ही ये सब चीजें देख कर कानूनों का पूरी तरीके से पालन करवाने के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। दूसरी बात बच्चों, सरकार को यह भी बात ध्यान रखने की है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार हमें दिया गया है वो है जीवन का अधिकार, जो कि हमें अनुच्छेद 21 से प्राप्त है। बच्चों, ये जो मौलिक अधिकार है इसके तहत ही हमें सभी प्रकार की सामाजिक न्याय प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, यानी कि हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए सरकार को यह भी जरूरी होता है कि वह हमारे प्राणों की रक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, साथ ही हमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करे और उन कानूनों को पूरी तरीके से उनका क्रियान्वयन करने के लिए भी प्रयास करे। तो ये भी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। अब हम बार बार में बात कर रहे हैं कि ये सभी चीजें सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके उपरांत भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी निजी कंपनियां हैं, निजी संगठन हैं जो कि इन कानूनों का लगातार उल्लंघन करते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सरकार है इसके द्वारा ऐसे क्यों नियम नहीं बनाए जा रहे कि इन संगठनों पे, इन निजी कंपनियों पे पूरा दबाव बने ताकि ये लोग नियमबद्ध तरीके से कार्य करें। जैसा हमने पढ़ा था कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसके तहत जो निजी कंपनी थी, जो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, उसकी लापरवाही
के कारण ही यह पूरा जो भी त्रासदी हुई ये हुई। तो इसके अंदर उस कंपनी ने अंत में ये भी नहीं जाना कि इसमें किसी भी तरीके से उस कंपनी का दोष है, बल्कि कंपनी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली, पूरी जिम्मेदारी वहाँ के आम मजदूरों की लापरवाही पर डाल दी। तो इससे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस कंपनी की गलती होने के उपरांत भी उसे दोष नहीं मिला या उसे कोई भी उस अपराध की सजा प्राप्त नहीं हुई। तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो यूनियन कार्बाइड जो संयंत्र था, जो कंपनी थी जो कि अमेरिका की थी, उसने कौन कौन सी लापरवाही की और उन लापरवाहियों के कारण हमारे जीवन का जो अधिकार है और जो हमारे कानून हैं उनका पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ। तो सबसे पहले तो बच्चों इस कंपनी की जो लापरवाही के बाद में कुछ सुरक्षा मानक थे जो निर्धारित किए गए थे सरकार के द्वारा, यानी कि कौन कौन से थे जिसमें हमें सरकार की लापरवाही भी नजर आती है। इसके अंतर्गत बच्चों इस पूरी त्रासदी के अंतर्गत सरकार की जो लापरवाही है उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अगर देखें तो देखते हैं कि जब 1984 के अंदर जब ये त्रासदी हुई, उससे पूर्व सरकार किसी भी तरीके के सुरक्षा के जो नियम थे जो कि मजदूरों के लिए बनाए जा रहे थे, आम जनता के लिए बनाए जा रहे थे, उस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देती थी। यानी कि 1984 से पूर्व भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे या तो बहुत कम बने हुए थे, और बने हुए थे उनके ऊपर भी सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। उसके बाद में दूसरी लापरवाही ये भी थी कि जितने भी सरकारी अफसर थे जो कारखानों के अंतर्गत क्या करते हैं कि कारखानों का ये निर्धारण करते हैं कि कौन से उद्योग खतरनाक श्रेणी के हैं, जोखिम भरे उद्योग हैं, उनकी श्रेणियां निर्धारित करना बच्चों कार्य होता है सरकारी अधिकारियों का। तो इस त्रासदी के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों की भी लापरवाही यह देखने को मिली कि इन अधिकारियों के द्वारा इस कारखाने को खतरनाक श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा गया था, क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि हमारे जितने भी उद्योग धंधे होते हैं उनकी श्रेणियां निर्धारित होती है, जिसमें सामान्य उद्योग होते हैं यानी कि जिनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, स्वास्थ्य की हानि नहीं होती, जबकि कुछ जोखिम भरे उद्योग होते हैं उनकी श्रेणियां अलग होती है और सरकार को उन उद्योगों पर विशेष ध्यान देना होता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि जो भोपाल के अंदर ये संयंत्र लगा हुआ था यूनियन कार्बाइड का, इस संयंत्र को वहाँ के जो सरकारी अफसर थे उन्होंने खतरनाक श्रेणी के अंतर्गत भी नहीं रखा था, इसीलिए वहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं थे। यह कारखाना भोपाल की घनी आबादी में था। दूसरी बात बच्चों ये भी ध्यान रखने की है कि जब ऐसे विषैली गैस जिसका उपयोग होता है, विषैली गैस का वहाँ पर मिक जो गैस था उसका उपयोग होता है, यानी कि यह जो कारखाना था यह कीटनाशक दवा बनाने का कारखाना था, तो ऐसी विषैली गैस जिसके अंदर उपयोग में आ रही है तो ऐसे कारखाने को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। लेकिन बच्चों इसमें भी सरकार की यह लापरवाही थी कि भोपाल के इस कारखाने को जो घनी आबादी थी उसमें स्थापित किया हुआ था, जिससे भी सरकार की और साथ साथ में उन निजी कंपनी की भी इसमें पूरी तरीके से लापरवाही नजर आती है। बात करते हैं जो नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि भोपाल नगर निगम के जो अधिकारी थे उन्होंने बार बार सरकार को यह बात सुझाई, बार बार सरकार के सामने ये अपनी शिकायत लेके गए कि ये जो कारखाना है ये 1978 में जो स्थापित हुआ था मिक कारखाना, इसमें जो सुरक्षा मानकों के ये खिलाफ है। नगर निगम के जो अधिकारी थे उन्होंने ये बात बार बार में कही कि जो मिक कारखाना है, इस मिक कारखाने में पूरी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है, यानी कि सुरक्षा मानकों के ये बिल्कुल विपरीत है। तो इसको यहाँ पर या तो स्थापित किसी दूसरी जगह पे किया जाए या फिर इसके अंतर्गत सुरक्षा के विभिन्न इंतजाम किए जाएं। लेकिन बच्चों सरकार ने इसमें भी अपने हाथ खड़े कर दिए और सरकार इसमें भी अपना फायदा देखने लगी और सरकार के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर भोपाल के अंतर्गत लोगों के विकास की अति आवश्यकता है, इसीलिए जरूरी है कि भोपाल में ये संयंत्र लगा रहे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे लोगों को आमदनी होगी और भोपाल का विकास होगा। यानी कि सरकार के द्वारा अपने लाभ के लिए ऐसा सब कुछ कहा गया। ऐसा हम देखते रहते हैं बच्चों कि जो हमारे आला अधिकारी होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, वो अपने वोट इकट्ठे करने के लिए, अपने हित के लिए ऐसे कुछ गलत निर्णय कर लेते हैं जो कि सामान्य जनता और जो कि नीचे तबके के आर्थिक
लोगों का जो कि आर्थिक स्तर जिनका कम होता है, उनके शोषण के लिए ये बात साबित हो जाती है कि सरकार के ये जो आला अधिकारी और नेता है, इनके द्वारा गलत निर्णय लिया गया है। तो इसके अंतर्गत बच्चों जो भोपाल गैस त्रासदी के अंतर्गत भी ये देखा गया कि जो सरकार थी उसकी भी लापरवाही थी कि उसने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि भोपाल के संयंत्र को लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहें। फिर दूसरी बात बच्चों सरकारी निरीक्षक की। देखो होता क्या है कि किसी भी उद्योग के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर सरकार के द्वारा ऐसे कुछ पद निर्धारित किए जाते हैं जो कि पूरी कंपनी का निरीक्षक करते हैं, जिनको सरकारी निरीक्षक कहा जाता है। इन निरीक्षकों का कार्य क्या होता है बच्चों की पूरी कंपनी के अंदर, पूरे उद्योग के अंदर व्यवस्थाओं को जांचते रहना, और व्यवस्थाओं के अंतर्गत अगर कोई लापरवाही नजर आती है तो इन निरीक्षकों को पूरी जिम्मेदारी होती है कि उन व्यवस्थाओं को सुचारू करे, यानी कि उन लापरवाहियों को दूर किया जाए। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा की जाती हैं। और इसी तरीके से जब इस कंपनी के अंतर्गत जो सरकारी निरीक्षक थे, उन लोगों की भी यहाँ पर लापरवाही आपको नजर आएगी कि जो निरीक्षक थे वो कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण जो उनकी प्रक्रियाएं थी उनको बार बार मंजूरी दे रहे थे। यानी कि उनको समझ में आ रहा था कि ये जो संयंत्र है, इस संयंत्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो दोषपूर्ण हैं, तो उन दोषपूर्ण कमियों को दूर करने की बजाय लगातार ये जो सरकारी निरीक्षक के पद पर जो लोग थे, इन्होंने उसको बार बार मंजूरी देती गई। मंजूरी किस प्रकार बच्चों कि हर कारखाने में क्या होता है, प्रति वर्ष ऐसा होता है कि उसकी व्यवस्थाएं जांची जाती हैं, और अगर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होती हैं तभी उसको आगे के लिए, अगले साल के लिए उसको परमिशन दी जाती है, उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। और ये स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ये स्वीकृति प्रदान करता है सरकारी निरीक्षक के पद पर जो आसीन लोग हैं के द्वारा। तो सरकारी निरीक्षकों ने भी इस भोपाल के गैस त्रासदी के अंतर्गत जो ये संयंत्र था, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, इस कंपनी को हर साल अनुमति प्रदान की गई, जबकि वहां पर बहुत सारी लापरवाहियां थी। तीसरी बात हम देखते हैं बच्चों की बार बार गैस रिसाव होने के उपरांत भी सरकार और सरकारी निरीक्षकों के कान पर जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2 दिसंबर या 3 दिसंबर से पहले भी इस यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, इसमें पहले भी ऐसा हुआ था कि वहां पर गैस रिसने की जो दुर्घटना पहले भी हो चुकी थी। ऐसे कई उदाहरण पहले भी आ गए थे जिसमें कुछ जनहानि भी हुई थी, कुछ मजदूर भी मरे थे। तो बच्चों ऐसा पहले होने के उपरांत भी वहां पर क्या किया गया कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पहले ही पता होने के बाद में सरकार उसके ऊपर ध्यान देती और वहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाता, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाते हैं, कंप्यूटरीकृत वहाँ पे निरीक्षण की व्यवस्था की जाती, तो बच्चों यह त्रासदी नहीं होती और वहाँ पर इतनी जनहानि नहीं होती। पूरी घटनाक्रम से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सरकार की भी इसमें लापरवाही रही, साथ साथ में सरकारी अधिकारियों की भी लापरवाही रही, और साथ में जो कंपनी थी, जो निजी कंपनी थी, उसकी भी लापरवाही रही। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय यहाँ पर हमने देखा कि जो सरकार और निजी कंपनी थी वो दोनों ही सुरक्षा को नजरअंदाज करती गई और अपने अपने फायदे के लिए वो लगातार उस कंपनी को अनुमति प्रदान करती गई, जिससे निजी कंपनी को भी फायदा हुआ, साथ में सरकार को भी इससे फायदा हो रहा था। तो इस फायदे को ध्यान में रखते हुए सामान्य जनता की सुरक्षा को अनदेखा कर दिया गया। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे थे, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानून और उनको ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी है और ज़रूरत बढ़ जाती है। कि जब हम देख रहे थे कि 1980 से 1990 का जो दशक था, उस दौरान बच्चों बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत के अंदर अपने अपने कारखाने खोल रही थी। तो उस दौरान सरकार को ये बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत थी, यानी कि सरकार की ये प्रमुख जिम्मेदारी थी कि
कि सरकार इन विदेशी कंपनियों के लिए विशेष नियम बनाए और विशेष तरीके के कानूनों का निर्माण करके इन कंपनियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बच्चों फिर क्या हुआ, 1984 में जब ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिससे हमारे देश में बहुत सारी जनहानि भी हुई, साथ में बहुत सारी धन हानि भी हुई, तो इसके बाद में स्वास्थ्य हानि भी हुई। तो इसके बाद में सरकार को अचानक से ये लगा कि इन कंपनियों के द्वारा जो ये अत्याचार किया जा रहा है, ये अन्याय किया जा रहा है, लोगों का एक तरीके से शोषण किया जा रहा है, साथ में जनता का भी विद्रोह हुआ। जनता ने भी इनमें आंदोलन किए, विभिन्न प्रकार की जन सुनवाइयों के माध्यम से जनता ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। तो सरकार के ऊपर जब ऐसा दबाव पड़ा उस दौरान 1984 के बाद में, इस दुर्घटना के बाद में, तो सरकार ने ऐसे बहुत सारे नियमों को निर्माण किया, बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया ताकि ऐसी अव्यवस्थाओं को रोका जा सके। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि हम ऐसे कौन कौन से कानून बनाए गए। विशेष रूप से पर्यावरण के लिए ऐसे कानून बनाए गए। पर्यावरण के लिए क्यों कानून बनाए गए बच्चों? क्योंकि जब ये गैस त्रासदी हुई तो इस गैस त्रासदी के बाद में बहुत सारी पर्यावरणिक समस्याएं पैदा हो गई। पर्यावरणिक समस्याएं क्या पैदा हो गई कि इस गैस त्रासदी के बाद में वहाँ का जो वातावरण था वो पूरी तरीके से दूषित हो गया था। वहाँ की वायु दूषित हो गई थी, वहाँ की पूरी जमीन दूषित हो गई थी, जल था वो जल भी दूषित हो गया था। लेकिन आसपास के लोग वहाँ पर फिर भी आवास में बनाकर रह रहे थे क्योंकि उनके पास में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी कि वो उस जगह को छोड़ पाते। तो धीरे धीरे वहाँ पर कई स्वास्थ्य हानि होने लगी, कई बीमारियों का जन्म होने लगा। सरकार को ये बात पता चली कि किस प्रकार से हमारे समाज के अंतर्गत इन कंपनियों के द्वारा पर्यावरण का दुरुपयोग किया जा रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। तो इसलिए कई तरीके के कानून बनाए गए जो कि पर्यावरण से संबंधित भी थे, साथ में जो कि हमारे अधिकारों से संबंधित भी थे, क्योंकि अधिकारों के उल्लंघन को भी रोकना किसका कार्य होता है? सरकार का होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून सरकार के द्वारा बनाए गए। कुछ कानूनों का हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इन कानूनों के तहत कौन कौन से उपाय किए गए जिन उपायों से हमारे समाज में न्याय की स्थापना हो, यानी कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के दबाव से निपटने के लिए जो भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। तो ये कौन कौन से कानून बनाए बच्चों? इसके अंदर सबसे प्रमुख जो कानून है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी बिल्कुल 1984 के 1 साल बाद, 2 साल बाद ही ये कानून बना दिया गया सरकार के द्वारा। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कानून बना, इसके तहत केंद्र सरकार की यह मुख्य जिम्मेदारी हो जाती है कि जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा के उपाय अपनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के मानक निर्धारण करने के लिए और निरीक्षण की शक्तियां भी प्रदान की गई। किसको? केंद्र सरकार के अधीन ये सारा कार्य किया जाता है। और बच्चों इस कानून के तहत 3 चीजें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहला तो पर्यावरण सुधार, यानी कि कंपनियों पर या ऐसे उद्योग धंधों पर विशेष निगरानी रखी जाए और विशेष प्रदूषण से रोकने के लिए प्रावधान किए जाएं, ऐसे उपाय अपनाए जाएं कि उस उद्योग से, उस कंपनी से या फिर अन्य लोगों के द्वारा पर्यावरण को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं किया जाए। दूसरी बात ये अपनाई गई कि मानक निर्धारित किए गए, यानी कि ऐसे नियम निर्धारित किए गए जिन नियमों के तहत ये माना गया कि अगर आप ऐसा करते हैं या कंपनियां ऐसा करती हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उनको या तो उन कंपनियों को बंद कर दिया जाता है बच्चों, या फिर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है ताकि वो प्रदूषण को कम कर सके। तो ऐसे कई मानक निर्धारित कर दिए गए। इन मानकों के अंतर्गत कौन कौन से उपाय किए वो हम आगे भी पढ़ेंगे कि इन मानकों के अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई। तीसरी बात ये भी की गई बच्चों की निरीक्षण की विशेष जो शक्ति थी वो दी गई है इस कानून के तहत, यानी कि केंद्र सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण करेंगे, ये जिम्मेदारी भी इस कानून के तहत दी गई है। तो बच्चों ये जो कानून है ये हमारी पर्यावरण सुरक्षा के लिए विशेष कानून माना जाता है।
दूसरा जो कानून है बच्चों वो है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम। ये एक बीमा से संबंधित कानून है बच्चों। और ये बीमा क्या होता है? बीमा होता है जो भी हमारे सामान्य जनता होती है, जिसके अंतर्गत मजदूर वर्ग आते हैं, श्रमिक वर्ग आते हैं, या फिर आर्थिक रूप से निम्न स्तर के जो लोग आते हैं, जो गरीबी की रेखा में जी रहे हैं, उन लोगों के स्वास्थ्य की, उन लोगों के जीवन की रक्षा के लिए सरकार के द्वारा बीमा किया जाता है। यानी कि उनके स्वास्थ्य हानि होने पर या फिर उनके प्राणों की हानि होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाता है, यानी उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम बना हमारा, ये कानून बना 1991 में। और इसके अंतर्गत जितने भी खतरनाक पदार्थों से निपटने के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रभावित व्यक्ति को राहत प्रदान की जाती है। सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता और सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। कौन से कानून के तहत? ये कानून है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत। तीसरा जो कानून है बच्चों वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम। ये देखो अपील से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपील से। हमने पहले के अध्यायों में भी पढ़ा है कि हम न्यायालय के अंतर्गत अपील करते हैं। अपील का मतलब हम हमारी बात को न्यायालय के अंतर्गत याचिका के माध्यम से रखते हैं। तो इस कानून के तहत बच्चों क्या हो रहा था, जब 1984 के अंतर्गत जब भोपाल गैस त्रासदी हुई तो उसमें लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी। और उन समस्याओं को जब वो न्यायालय की शरण में जाते थे समस्याओं को लेके, या फिर सरकार के अधिकारियों के पास जाते थे, तो उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। तो इसी बात को लेकर ये कानून बनाया गया। और इस कानून के तहत जो हमारा पूर्व का कानून था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके तहत अपनाए गए सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये जो पहले कानून बना है इसके आधार पर जितने भी लोग थे जो कि अपनी समस्या रखते थे पर्यावरण से संबंधित, यानी दूषित जल संबंधित, दूषित वायु संबंधित, या उनके आसपास में जो भी दूषित वातावरण था, उसके लिए जो भी वो समस्याएं रख रहे थे, जो भी अपनी अपील रख रहे थे, उस अपील को सुना जाता है। कौन से कानून के तहत? इस राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम के तहत। यानी कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता की प्रदूषण संबंधित जो समस्याएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, जो भी अपील है, उनको सुना जाए। तो ये हमारा जो कानून है ये भी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। चौथा जो कानून है बच्चों वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ये 2010 में ये कानून बना है बच्चों। और इसके तहत एक एनजीटी संस्था का, एक एनजीटी संगठन का गठन किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से बनता है एनजीटी। और ये जो संगठन है, ये जो संस्था है बच्चों, ये कार्य करती है हमारे पूरे देश के अंदर पर्यावरण को व्यवस्थित और स्वच्छ रखने के लिए। यानी कि इस जो संगठन का कार्य यही होता है कि हमारे समाज के वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, या और भी किसी तरीके के प्रदूषण हो रहे हैं, तो उनको रोकना, साथ में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरी निगरानी रखने का दायित्व किसको दिया गया है? एनजीटी को। तो इस कानून के तहत बच्चों 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। तो ये संगठन हमारे पर्यावरण के लिए भी कार्य कर रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये कुछ ऐसे कानून देखे। और इन कानूनों के तहत ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन कौन से सुधार हैं जो कि समाज के अंतर्गत किए जा रहे हैं। क्योंकि कानूनों को लागू कर देना ही सब कुछ नहीं होता है, उन कानूनों के तहत व्यवहार में भी उनको अपनाया जाए, यह महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जो नए कानून बनाए गए थे, उन कानूनों के तहत, उनके क्रियान्वयन के तहत कौन कौन से सुधार किए गए। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके तहत, इन कानूनों के तहत सबसे पहले तो पर्यावरण के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाता है। आप जागरूकता के लिए बच्चों देखते हो अखबारों के अंदर बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, जिनके अंदर जैसे गर्मियों में पानी बचाओ का बहुत विज्ञापन आता है, वायु प्रदूषण के लिए बहुत विज्ञापन आते हैं, हमारे टीवी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से, या फिर किताबों के माध्यम से, या फिर बहुत सारे ऐसे
मंचों के आधार पर, नाटकों के माध्यम से, जो मंच पे नाटक करके सरकार लगातार पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। ताकि क्या होगा, ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि उनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार के पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रदूषण फैलाने वालों को पर्यावरण नुकसान के लिए जिम्मेदार माना जाने लगा। पहले बच्चों 1984 से पहले क्या हो रहा था, भारत के अंदर कंपनियां कार्य कर रही थी, वो बहुत बड़ी संख्या में प्रदूषक वायु, प्रदूषक जल था, उसको सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल पर्यावरण में छोड़ दिया जाता था। यानी कि किसी को कोई परवाह नहीं थी कि इस प्रदूषक जो सामग्री है इससे किसी के स्वास्थ्य को हानि होगी या किसी के जीवन पे संकट आएगा, ऐसा किसी को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन 1984 के बाद में जब से यह जितने भी कानून बनाए गए हैं, तो उन कानूनों के माध्यम से ये बिल्कुल ध्यान दिया जाने लगा है कि जो भी ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, या जो भी ऐसी कंपनी है, कोई उद्योग है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, तो उसको बिल्कुल जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसको इस जिम्मेदारी के तहत पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का दायित्व दिया जाता है। उसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के जुर्माने का प्रावधान करती है। अब बात करते हैं बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या भूमिका निभाई, पहले भी हमने पढ़ा था कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस दौरान भी वहाँ के जो भी पीड़ित मजदूर थे उन्होंने भी न्यायालय की शरण ली थी और उन्होंने भी जनहित याचिकाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं को अदालत के सामने पेश किया था। और अदालत ने फिर वहाँ पर आदेश भी दिया था, उन लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। लेकिन पूरी तरीके से आज भी भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित मजदूर वर्गों के परिवार हैं, उनको आज भी न्याय प्राप्त नहीं हुई है। आज भी वो अदालत के अंतर्गत बार बार अपनी समस्याएं पेश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अदालत के द्वारा कुछ ऐसे मुकदमे पे सुनवाई दी गई, ऐसे मुकदमों के तहत उन्होंने आदेश दिया सरकार को, राज्य सरकारों को, जिस पे कार्रवाई करके कई प्रकार के प्रदूषणों को रोका गया। जिसके अंदर बच्चों सुभाष कुमार बनाम बिहार एक मुकदमा है 1991। इस मुकदमे के तहत कहा गया कि जीवन के अधिकार के तहत प्रदूषण मुक्त हवा का मतलब शुद्ध हवा और पानी, शुद्ध पानी का अधिकार भी शामिल किया जाता है। यानी कि ये जो मुकदमा है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मुकदमा 1991, इस मुकदमे के तहत हमारी अदालत ने यह आदेश दिया और यह बात कही कि हमारा अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, उस जीवन के अधिकार के तहत हमें शुद्ध वायु और शुद्ध पानी का अधिकार भी प्राप्त होता है। तो अतः सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर क्या करे, अंकुश लगाए और दोषियों को जुर्माना या फिर सजा के कानून बनाए। इसलिए अब ये प्रदूषण रहित रहना हमारा जीवन का अधिकार है और इस मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए भी सरकार को विभिन्न प्रकार के प्रयास करते रहना चाहिए। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों में सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल किया जाने लगा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में ये आदेश दिया कि बच्चों जो दिल्ली जैसे बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंतर्गत परिवहन वाहन जो होते हैं वो चलते हैं। तो इससे क्या होते हैं, साथ में वहाँ पर उद्योग धंधे भी बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि शहरों के अंतर्गत ही उद्योगों की इकाइयाँ ज़्यादा लगी हुई होती हैं। तो वहाँ पर ऐसा प्रदूषित जल जो होता है, प्रदूषित वायु अधिक होती है। तो वहाँ के जो सामान्य जनता होती है, जैसे दिल्ली शहर के अंतर्गत लो या भी और भी बहुत से महानगर हैं जिनमें कानपुर है, वह भी बहुत प्रदूषित शहर होता है। तो दिल्ली के अंतर्गत 1998 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि दिल्ली के जितने भी डीजल से चलने वाले वाहन हैं उन वाहनों को बंद कर दिया जाए और उनकी जगह पर जितने भी सार्वजनिक वाहन हैं उनको सीएनजी गैस से चलाया जाए। सीएनजी गैस क्या होती है बच्चों? सीएनजी गैस का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इस गैस से जब कोई भी वाहन को चलाया जाता है, ये जो ईंधन होता है ये प्रदूषित रहित होता है। यानी कि सीएनजी गैस से जो वाहन चलते हैं उनमें ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है। तो इस आदेश के बाद में बच्चों आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जितने भी सार्वजनिक
औद्योगिक वाहन है वहाँ पर CNG गैस के द्वारा वो वाहन चलाए जा रहे हैं और इससे काफ़ी हद तक दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम किया गया है। पूरी तरीके से नहीं रोका गया, लेकिन ये प्रयास लगातार जारी है। इससे क्या होता है कि जो शहर हैं उनके अंदर धीरे धीरे प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा बच्चों ये भी एक प्रावधान किया गया इन कानूनों के तहत कि जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो आबादी क्षेत्र से दूर स्थापित होनी चाहिए। यानी कि पहले हमने देखा था कि भोपाल के अंदर ही क्या लगी हुई थी, फैक्ट्री लगी हुई थी, जो संयंत्र लगा हुआ था वो घनी आबादी के आसपास था। तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने यह प्रावधान भी किया कि जितने भी उद्योग लगेंगे वो आबादी से बहुत दूरी पे लगेंगे, ताकि क्या होगा कि उनसे निकलने वाला धुआं और उनसे निकलने वाला जो दूषित जल होगा उससे आबादी पे प्रभाव कम पड़े। तो यह भी एक उपाय किया गया सरकार के द्वारा और यह हमारे इन कानूनों के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया। अदालत ने भी ये आदेश दिया दिल्ली के अंदर कि जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर उद्योगों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए या फिर शहर से बाहर भेज दिया जाए। अदालत ने भी ऐसे कई आदेश दिए थे 1990 के दौर के अंतर्गत। तो बच्चों आपने ये देखा होगा कि भाई या तो इकाइयों को शहर से बाहर ले जाया जाए या फिर उन इकाइयों को बंद कर दिया जाए जो कि घनी आबादी में है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? इससे फ़ायदा तो होगा कि फ़ायदा तो ये होगा कि हमारे प्रदूषण जो हो रहा है उस आबादी के तहत उस पर रोक लग जाएगी। लेकिन बच्चों इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। नुकसान हमेशा उन्हीं को उठाना पड़ता है जो कि आर्थिक रूप से अक्षम होते हैं, यानी कि जिनके जीवन का स्तर निम्न होता है, जिनमें गरीबी होती है। उन लोगों को क्या नुकसान उठाना पड़ता है बच्चों? पहली बात तो ये होगी कि अगर उद्योगों को शहर से बाहर स्थापित कर दिया जाएगा, मान लो 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर कोई उद्योग है, तो जो मजदूर वर्ग होंगे वो आबादी क्षेत्र से और औद्योगिक क्षेत्र से आने जाने में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करने पड़ेगा। साथ में उनको परिवहन के लिए किराया भी चाहिए होगा, जो कि मजदूर वर्गों के पास में इतना धन नहीं होता है कि वो 100 किलोमीटर रोज आ जाके कार्य कर सके। दूसरी बात बच्चों इसके अंदर ये भी समस्या आती है कि उद्योगों को जब बाहर भेज दिया जाता है तो उनके रोजगार खत्म हो जाते हैं। किनके रोजगार खत्म हो जाते हैं? जो कि कुछ महिलाएं भी उन उद्योगों में कार्य करती हैं, कुछ बाकी गरीब लोग भी उनमें उद्योगों में काम करते हैं। तो दूरी होने के कारण वो उनमें नौकरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो सामान्य जनता होती है जो कि आर्थिक रूप से अक्षम होती है, उन लोगों के रोजगार भी इससे खत्म हो जाते हैं। यानी कि उद्योगों को घनी आबादी से दूर स्थापित करने में नुकसान भी हमें उठाने पड़ रहे हैं। और उन नुकसानों के अंतर्गत मुख्य क्या है? पहला तो है उनमें मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाते हैं, रोजगार खत्म हो जाते हैं। दूसरी, आवास और परिवहन की समस्या बनी रहती है। तो बच्चों इसके लिए आप सोचो कि क्या हो सकता है कि इस समस्या से बचा जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए बच्चों सरकार यह प्रयास कर सकती है कि जितनी भी औद्योगिक इकाइयां खोली जाती हैं जो कि बहुत आबादी क्षेत्र से दूर होती है, तो उन इकाइयों में कुछ आवास योजनाएं भी चलाई जानी चाहिए। आवास योजनाएं किनके लिए चलाई जानी चाहिए? उस इकाई में, उस औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी श्रमिक लोग होते हैं, उनके लिए वहां पर एक आवास योजना भी चलाई जानी चाहिए ताकि वे लोग वहीं पर रह सके। इससे इस समस्या से बचा जा सकता है, यानी कि आने जाने की समस्या और खर्चे कीमत से बचा जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों इन्हीं कानूनों के तहत, एक बहुत बड़ी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर विदेशी कंपनियां बराबर आके अपने उद्योग स्थापित कर रही है। यानी कि जितने भी विकसित देश हैं वो अधिकांश विकसित देश, जितने विकासशील देश हैं, वहां पर ही अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना क्यों चाहते हैं? तो इसके लिए हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, उन कंपनियों को लागत तो कम लगानी पड़ती है और मुनाफा अधिक होता है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, बहुत अधिक आबादी होती है, लोगों को बेरोजगार होते हैं, उनको आमदनी की ज़रूरत होती है, तो उनको आसानी से मजदूर भी मिल जाते हैं
और मजदूरों की कीमत यहाँ पे बहुत सस्ती आंकी जाती है, यानी कि कम वेतन के अंदर बहुत अधिक यहाँ पर मजदूर मिल जाते हैं। यही कारण होता है बच्चों कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत जैसे विकसित देशों के अंतर्गत या विकासशील देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करती हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि ये जो इकाइयां होती है अपने उद्योग तो यहाँ पर लगाती हैं, साथ में इन उद्योगों से निकला हुआ जो भी कचरा होता है उस कचरे को भी इन ही विकासशील अविकसित देशों के अंतर्गत ही छोड़ जाती हैं। तो बच्चों हमारे आसपास में जब आप भारत का क्षेत्र देखते हो तो भारत के भी दोनों तरफ समुद्रों की सीमाएं लगती हैं, इधर भी और इधर भी। तो बच्चों ऐसा होता है कि जैसे भारत से के आसपास के जो भी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इन देशों में भी विभिन्न प्रकार की विदेशी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रखी हैं। तो ये कंपनियां अपना कचरा यहीं पे छोड़ के जाती हैं, तो ये कचरा हमारे आसपास के देशों में ही रह जाता है। और इस कचरे के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है बच्चों, कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक दवाइयों के जो संबंधित खराब चीजें होती हैं, प्रदूषित चीजें होती हैं, वो होती हैं, जिसमें एस्बेस्टॉस बनाने वाले कुछ चीजें होती हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से जस्ता और शीशे जैसी प्रदूषक वस्तुएं होती हैं, क्योंकि जस्ता और शीशा बहुत ही प्रदूषक माना जाता है। और ये कारखाने धीरे धीरे यहीं पर इस प्रदूषण की सामग्री को छोड़ जाते हैं, जिससे जो विकासशील देश हैं उनकी जनता को इसका क्या होता है, स्वास्थ्य की हानि इनसे उठानी पड़ती है। तो बच्चों हमारे कानूनों के तहत ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ये भी बात हमारी सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए कि जितनी भी विदेशी कंपनियां यहाँ पर अपनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर रही हैं उनके लिए भी विशेष कानून बनाए जाने चाहिए। यानी कि सरकार सिर्फ अपनी आमदनी के लिए ऐसे विदेशी कंपनियों को यहाँ पर आमंत्रित नहीं करे जिससे कि यहाँ की जनता के स्वास्थ्य की हानि हो, उनके जीवन के अधिकार पे संकट आए। तो यहाँ पर आप बच्चों यही देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एक समुद्री जहाज है जिसमें तेल का यातायात किया जाता है, तो कई बार ऐसे तेल के जो जहाज होते हैं वो भी हमारे समुद्रों के अंतर्गत विस्फोटित हो जाते हैं या फिर वो टूट फूट जाते हैं। तो जो पूरा तेल होता है वो समुद्रों के अंतर्गत निकल जाता है, जिससे वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं और जो समुद्री जल जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और वह प्रदूषित पूरा जो जल होता है उसका प्रभाव हम तक भी पड़ता है, यानी कि सामान्य लोगों पर भी उस समुद्र के प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसी चीज़ों के ऊपर भी रोक लगानी चाहिए, सरकार को भी ऐसी सारी समस्याओं का निदान करते रहने चाहिए। तो ये बात बच्चों अब हम देखते हैं कि निष्कर्ष के रूप में हमने इस पूरे अध्याय के तहत ये जाना कि ये जो पूरा अध्याय था ये कानूनों से तो संबंधित था ही, और इन कानूनों के माध्यम से किस प्रकार से सामान्य जनता, सरकार, अदालतें या फिर संगठनों ने किस प्रकार से सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रयास किए। साथ में जो आम जनता है, न्यायालय हैं, वो भी लगातार इन कानूनों को बनाए रखने के लिए, क्रियान्वित करते रहने के लिए सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर बाजार दफ्तर हो या फिर कारखाने हो, अगर गलत तौर तरीके से कोई भी कार्य कर रही हैं, कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था अगर गलत तौर तरीका अपना रही है तो उसके लिए कानून जरूरी होते हैं। ये हमने इस पूरे अध्याय के तहत पढ़ा। साथ में हमने क्या पढ़ा कि जो मुनाफाखोर हैं और जो ताकतवर लोग हैं उनसे मजदूरों व गरीबों को शोषण को रोकने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। यानी कि सरकार का भी दायित्व बनता है, अदालत का भी दायित्व बनता है, सामान्य लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने प्रति होने वाले शोषण से अपनी स्वयं की रक्षा करें, अदालतों की शरण लेकर या फिर सरकार की शरण लेकर। तो इससे शोषण से भी रोका जाना चाहिए कानूनों के माध्यम से। ये भी हमने इस अध्याय के तहत पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने यह पढ़ा कि पर्यावरण जो सुरक्षा होती है वह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि वह कानून बनाए, उनको लागू करे और उनकी साथ में क्या करे, निगरानी करे, क्योंकि कानूनों को बनाकर लागू कर देने से ही कानून व्यवहार में नहीं आते हैं, बल्कि उनकी समय समय पे निगरानी भी जरूरी होती है।
हमने ये बात भी पढ़ी कि जो निजी कंपनियां हैं वो गलत तौर तरीके से सरकार कार्य करती हैं, इसलिए सरकार की निगरानी उन पर आवश्यक रूप से रखी जानी चाहिए। यानी कि कंपनियों पर भी पूरा दबाव बनाकर रखना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के साथ साथ आम जनता में सभी लोग आते हैं, उनको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। मीडिया का मतलब होता है जितने भी पत्रकार होते हैं जो कि पत्रकारिता करते हैं, अखबार वाले होते हैं, टेलीविजन में न्यूज वाले होते हैं, जो मीडिया वर्ग कहलाते हैं, इन सबको भी ऐसे मुद्दों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज को ऐसे मुनाफाखोर लोगों से, ऐसे ताकतवर लोगों से बचाए रखें और जनता को लगातार जागरूक करते रहें। साथ में अदालतों का भी इसमें पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि न्यायालय भी न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं और हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी न्यायालयों की होती है। इसलिए इसमें न्यायालयों की भी पूरी भूमिका होती है कि वो भी हमारे देश में होने वाले शोषण से हमें बचाएं, साथ में इस प्रदूषण से हमें बचाएं और हमारी मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए लगातार प्रयास करें, आदेशित करते रहें सरकार को ये न्यायालय, ताकि सरकार सुचारू रूप से कार्य करती रहे। तो इस प्रकार से बच्चों, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हालात सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार पर कानूनों के क्रियान्वयन के लिए दबाव बनाए रखना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी बनती है न्यायालयों की भी और आम जनता की भी और मीडिया की भी। बच्चों, इस पूरे अध्याय को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इस पूरे अध्याय के तहत हमने जाना कि किस प्रकार से जो शोषित वर्ग हैं, जिसमें उपभोक्ता वर्ग आते हैं, जिसमें उत्पादक वर्ग आते हैं और साथ में मजदूर वर्ग आते हैं, मुख्य रूप से हमारे बाजार के अंतर्गत ये जो 3 वर्ग हैं इनके साथ में शोषण किया जाता है, जो कि कंपनियों के माध्यम से भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो संगठन होते हैं या फिर कोई ताकतवर लोग होते हैं उनके द्वारा भी ये शोषण किया जाता है। तो ऐसे होने वाले अन्याय से और ऐसे होने वाले अन्याय को सरकार, साथ में जो हमारे आम जनता है या मीडिया है, ये अदालत है, ये सब किस प्रकार से प्रयास कर सकती हैं। सरकार कौन कौन से कानून बना सकती है, सरकार कानून बनाने के साथ साथ में उसको किस प्रकार से लागू करती है, उनका क्रियान्वयन करती है। साथ में हमने इस अध्याय में ये भी जाना कि पर्यावरण से संबंधित या फिर मजदूरों के जीवन से संबंधित कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, जिन कानूनों के तहत हमारे पर्यावरण की भी रक्षा की जाती है, साथ ही आम जनता के जीवन के अधिकार की भी रक्षा की जाती है। उन कानूनों का भी हमने अध्ययन किया। साथ में बच्चों, हमने कुछ ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया जिसके माध्यम से आपने समझा होगा कि जो निजी कंपनियां हैं वो किस प्रकार से हमारे देश में शोषण कर रही है, जिसके तहत हमने भोपाल गैस त्रासदी का भी पूरा जिक्र किया विस्तार से, जिसको समझा कि वहां पर किस प्रकार से लोगों के साथ में अन्याय हुआ। और इस उपरांत हमने देखा कि सरकार के साथ में जो आम जनता, अदालत, मीडिया वर्ग और विभिन्न प्रकार के संगठनों ने सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रयास किए। तो ये पूरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। मैं समझती हूँ आपको इस पूरे को अध्याय को आपको समझने में बहुत आसानी हुई होगी। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से आप इसको और अच्छे ऐसे मुद्दों को समझने के लिए बच्चों लगातार टेलीविजन में न्यूज़ देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, साथ साथ में अपने समाज में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं से हमेशा अवगत रखिए अपने आप को, ताकि ऐसे मुद्दों को समझने में आपको और भी अच्छी आसानी होगी और आप में जागरूकता आएगी। चलिए अगले भाग में हम देखेंगे इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।